नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हमारे साथ जो अधिकारी हैं उनके जीवन में बहुत कुछ है। शायद ये 22 से 24 मिनट मुझे बताने में भी कम लगे, लेकिन बहुत कुछ है जीवन में। शिक्षक वो रहे, म्यूनसिपालिटी में काम उन्होंने किया, तहसीलदार वो रहे, खुद का जंगल है उनके पास, और किस्से ऐसे हैं कि दादी खुद शेर से लड़ी थी। और सबसे बड़ी बात है कि जीवन में लगभग पूरी पढ़ाई खुद किताबें खरीद के नहीं हुई, भाई की छोड़ी हुई किताबों को पढ़कर जीवन में वो आगे बढ़े हैं। उनका मानना है कि जीवन में जो आप तय करें उसको आपको करना है। और दादाजी का शुरू से विश्वास था कि तुम्हारा जन्म तहसीलदार बनने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म कलेक्टर बनने के लिए हुआ है। बहुत स्वागत करता हूँ 2013 बैच के आईएएस अधिकारी राजेंद्र कटारा साहब का। नमस्कार सर। नमस्कार। महुवाड़ा से शुरुआत करता हूँ सर, जहाँ पर जन्म हुआ था। थोड़ा सा परिवार के बारे में और जहाँ जन्म हुआ उस गांव के बारे में बताएंगे। मेरा गांव थोड़ा इंटीरियर क्षेत्र में है और मेरे दादाजी ने मेरे गांव को बसाया था जंगलों के बीच में। और कनेक्टिविटी बहुत बाद में आई, लाइट और सड़क। और जो स्कूल है हमारा वो भी गांव से दूर था, तो जहाँ पैदल जाते थे हम। और गांव में जो हमारा जंगल है, हमारे खेत हैं, हमारे पशु थे, उनके बीच में मेरा बचपन गुजरा है। तो यही है, बहुत अच्छी यादें हैं। और आज भी मैं गांव जाता हूं तो मुझे बहुत हल्का लगता है। मतलब कभी कभी मैं बीमार भी होता हूं। बीजापुर में भी जैसे मैं बीमार हुआ था, मेरे को एलर्जी हुई थी, सारी दवाई से नहीं ठीक हुई, मैं गाँव में गया और एक विश्वास रहता है वहाँ के हवा पानी से, तो वो मैं ठीक हुआ था। परिवार में कौन कौन है सर, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। परिवार में पिताजी हैं, दादा दादी अभी नहीं हैं, माताजी पिछले साल गुजर गई। 2 बड़े भाई हैं, 2 उनकी भाभियां हैं, और मतलब भतीजे हैं, भतीजियां हैं। छोटी 2 बहनें हैं, एक छोटा भाई है, छोटी बहन के भी परिवार है। तो बड़ा परिवार है हमारा गाँव में। पिता पीटीआई शिक्षक हुआ करते थे सर, तो चुस्त दुरुस्त रखना और व्यायाम ये सब चीजें पिता से, क्योंकि मैंने जितना सुना कि माता घर में अकेली थी, उनका ध्यान भी रखना है, पिता बाहर रहते थे। उस समय को आज भी याद करना लगता है कि कभी याद करते हैं उसको? बिल्कुल, बहुत याद आता है। और जब आप बचपन में छोटे हैं, आपके पिताजी करीब 80 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहे हैं, सप्ताह में या 15 दिन में आते हैं, तो माताजी का ज़्यादा रहता है प्रभाव। और गांव में खेत जंगल के बीच में तो फिटनेस तो वैसे ही बन जाती है। हम दौड़ते रहते थे, कूदते रहते थे, पेड़ों पे चढ़ना, उस तरह का रहता है मेरा। अभी भी शौक है, अभी हो सकता है फिटनेस थोड़ी कम हुई हो। प्राथमिक शाला भी लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल, उसके बाद जहाँ स्कूलिंग हुई 5 किलोमीटर पैदल आना, पैदल जाना, उसके बाद भी घर का सब काम करना, पढ़ाई में भी ध्यान देना। कितना अलग हो गया वो समय और आज का समय? वो बहुत मज़ा आता था। और चलना तो दौड़ना ये समझ लीजिए कि हम घर से दौड़ लगाते थे, तो 5 किलोमीटर दूर स्कूल था, हम पहुंच जाते थे। मतलब आधा घंटा हमको नहीं लगता था, कभी 20-25 मिनट में। और वापस भी आ जाते थे। घर पे रहना अच्छा लगता था। मैंने सुना है घर के खाने के अलावा कोई खाना भी पसंद नहीं है आपको? अभी मैं बाहर का बहुत कम खाता हूँ खाना, घर में ही। इवन यहाँ भी आया तो मैं रेस्ट हाउस में भी मुझे ज़्यादा रुकना अच्छा नहीं लगता है। मैं यहीं पास वाले जो रेस्ट हाउस है यहाँ घर के पास, वहीं आ गया था, किचन लगवा दिया था। तो मतलब बाहर का या इवन रेस्ट हाउस का भी ज़्यादा तेल वाला इस तरह का खाना नहीं पसंद है मुझे। वो समय भी था जब आप स्कूल पढ़ते, टीचर नहीं आते तो घर जाकर टीचर को बुला लेते थे या चाबी खुद ले आते थे, चलो स्कूल में पढ़ना है। वो समय भी याद आता है? क्योंकि टीचर का वहाँ से 1 किलोमीटर दूसरी तरफ घर था, तो हम चले जाते थे 3-4 लोग मिल के। और टीचर कभी बीमार हो जाते थे या फिर कहीं उनको जाना होता था स्कूल के काम से, तो चाबी दे देते थे। हम कमरा खोल के और खेलते भी थे। फुटबॉल था हमारे पास, कुछ गेम्स से बेसिक। और हम पढ़ाते थे, मतलब बड़े बच्चे छोटों को पढ़ाते थे, ये चलता था, क्योंकि एक ही गुरुजी थे हमारे प्राइमरी स्कूल में। अभी ये कहा जाता है सर कि घर में या आप जहाँ रहते हैं बिजली नहीं है तो सब कुछ अधूरा है, क्योंकि बिजली के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन पूरी स्कूलिंग, कॉलेज तक की पढ़ाई, मैंने सुना है कि चिमनी और लालटेन में कटी है पढ़ाई। रात में कभी कभी हम पढ़ने बैठते थे लालटेन या चिमनी में, तो जैसे नाक में धुआं घुस जाता था।
है ना। और एक आध बार जल भी गया हूँ मैं लालटेन से, तो था वो समय था, लेकिन पढ़ने का इतना दबाव नहीं था, तो घर पे ज़्यादा पढ़ाई होती नहीं थी। ईमानदारी से कहूँ तो स्कूल में पढ़ाई हो जाती थी, और होमवर्क का जो दिक्कत था तो वो घर पे हो नहीं पाता था, तो वो हमको थोड़ा डर लगता था स्कूल जाने से कि होमवर्क। आज भी खेती किसानी करना, हल चलाना, ट्रैक्टर चलाना, खेतों में समय देना आज भी बहुत पसंद है, सुना मैंने। अच्छा लगता है मुझे। जब मैं गांव जाता हूं तो कुछ न कुछ काम करता हूं। मैं पिछली बार भी गया था तो पौधे लगाए हैं मैंने बहुत सारे, चंदन है, आम है, बहुत सारे पौधे। खुद का जंगल भी है, मैंने सुना आपका। हाँ, मेरा दादाजी का जो मैं बताया आपको गांव बसाया था, तो उस गांव में जो पहाड़ है हमारा, सागवान का जंगल है, उसको उन्होंने तब से संरक्षण सिखाया, तो हम आज भी वहाँ की लकड़ियाँ नहीं काटते हैं। अपने सूखतियाँ तो यूज़ करते हैं लोग, बाकी उसको संरक्षित किए हुए हैं, और जंगल बढ़ा है बल्कि समय के साथ। मैथ्स के टीचर से दिक्कत थी सर, क्या कारण था? नहीं, दिक्कत वैसे नहीं थी। हमको 10वीं तक मैथ में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हम हर सवाल कर लेते थे, मतलब 100% नंबर भी आए मेरे। तो जब हम जैसे 11वीं में गए तो मैथ एकदम से बदल गया, मैथ की दुनिया बदल गया। तो 11वीं में पहली बार जो मैथ के टीचर थे हमारे, उनका जो पढ़ाने का तरीका था, और हमको थोड़ा बेइज्जत भी किया बोल सकते हैं, मतलब कोई उसमें संकोच नहीं है, और हमको पसंद नहीं आया। और उनके बारे में फिर जानकारी ये भी हुई कि बहुत अच्छे टीचर नहीं है, तो हमने मैथ पढ़ा, 2 दिन पढ़ा मैथ 11वीं में। उसके बाद बायो हमने चूज़ कर लिया, क्योंकि भाई बायो में थे, तो हम बायो में चले गए। डूंगरपुर में जब कॉलेज आप पहुंचे, उसी समय मैंने सुना, पता चला कि पीएससी आखिर होता क्या है। कॉलेज के फाइनल ईयर में थे, और हमारे साथी लोग परीक्षा दे दिए, तो हमको पता चला कि अच्छा हम भी दे सकते थे क्या। मतलब कंपटीशन के बारे में तब तक भी आइडिया नहीं था। पीएमटी जरूर दिए थे, 12वीं में थे तब पीएमटी का ट्राई किए थे, और उसमें किनारे पे हम रह गए थे, और हम डॉक्टर बनना भी नहीं चाहते थे। मतलब थोड़ा हाइजीन हॉस्पिटल का स्मेल वो पसंद नहीं था, तो हमने ध्यान नहीं दिया था उस पर। केमिस्ट्री में, लेकिन केमिस्ट्री के बारे में जितने लोग जानते हैं और जितने लोग पढ़ते हैं सर, केमिस्ट्री से बहुत लोगों को डर लगता है, आपको भी लगता था? देखिए, केमिस्ट्री में जब बाकी बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पाते थे और हम अच्छा करते थे, तो हमको अच्छा लगता था, और ये होता था कि जो नहीं मुश्किल है वो काम हम करेंगे, है ना। तो इसलिए मैंने ग्रेजुएशन में मेरी केमिस्ट्री अच्छी रही, और पीजी के लिए भी जब मैं गया था, मैं तीनों सब्जेक्ट में दिया था प्री टेस्ट पीजी का, लेकिन मैंने केमिस्ट्री चूज़ किया था उसको। तो वही कठिन है तो वो अपने को पढ़ना चाहिए, ये था, ताकि कंपटीशन कम रहे उसमें। हाँ, ये तो था कि जो कठिन है वहाँ कंपटीशन कम रहेगा। और दूसरा साइंटिस्ट का जो मेरे को था कि कुछ ना कुछ करेंगे अपन, खोज करेंगे, आविष्कार, वहाँ तक बचपना रहता है। हालांकि पीजी में जाके वो धुंध जो थी वो छट गई कि उतना जीवन इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है, वो हो गया। जैसा कि आपने बताया कि प्राइवेट नौकरियों के लिए उन दौरान इंटरव्यू भी आपने काफ़ी दिया, केमिस्ट्री से भी मोह भंग हो ही गया था। फिर भी यूपीएससी की भी मैंने सुना कि उसी समय बुक आपके हाथ में आई, बहुत मोटी किताब थी, लेकिन ये लगा यार आप इसको करना ही करना है। क्या हुआ था वो वाकया? देखिए, जब पीजी करने फर्स्ट ईयर में बहुत लोगों से मिले, हॉस्टल में रहते थे, एमबी हॉस्टल था, थोड़ा बदनाम भी था। वहाँ 7-8 साल 10 साल पुराने जो पीजी कर चुके वो लोग रहते थे, रिसर्च के नाम पे या डबल डिग्री के नाम पे, उस तरह से। तो उनको देख के फिर ये समझ आया कि नहीं, यहाँ पे अपना भी ये हाल कभी हो सकता है। अपने को लाइफ में सेटल होना चाहिए, एक नौकरी चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए। प्राइवेट में कुछ साथी काम कर रहे थे, कुछ सीनियर थे, तो उनकी दिनचर्या बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते थे, मुश्किल से पढ़ना या रिसर्च का काम करते थे, या फिर फैक्ट्री जाते थे, थक के आते थे। तो वो जीवन थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो अपन सोचे कि नहीं, अपन अब कंपटीशन की तैयारी करेंगे। एक ही समय में 2 बड़ी परीक्षाएं, पीएससी राजस्थान और यूपीएससी, दोनों एक ही समय में आपने दी। 2004 का मामला था वो, केमिस्ट्री से दिया आपने। उस समय पीएससी लगातार पोस्टपोन्ड होता था सर। तो बेसिकली होता है कि हम किसी भी एक सब्जेक्ट या एक परीक्षा पे अगर कंसंट्रेट करते हैं तो दूसरा छूट जाता है, दूसरे पे करते हैं तो पहला छूट जाता है। उस समय क्या ध्येय था, पीएससी करना है यूपीएससी करना? देखिए, मैंने दोनों परीक्षाएं दी, पहली बार थी और दोनों प्री निकल गया, तो मेरे लिए 2 नाव की सवारी हो गया।
और मेरा लक्ष्य ये था कि शायद पीएससी थोड़ा आसान है तो मैं राजस्थान पीएससी कर लूं, तो उसको फोकस किया। लेकिन वो परीक्षा किन्हीं कारणों से हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया उसका रिजल्ट पे, री पे भी, और स्केलिंग होता है उसमें, उस बेस पे वो पोस्टपोन्ड हुई। तो मुझे यूपीएससी मेंस परीक्षा का करना पड़ा, और मैं उस दौरान थोड़ा बीमार भी रहा, और मैं शायद उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, तो रिजल्ट मेरा नहीं रहा अच्छा मेंस का सिलेक्शन। आपके किसी सीनियर ने बोला भी तुक्का नहीं चलेगा, काम तो करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा? ये हुआ था जब यूपीएससी मेंस मैंने दिया था और उसका रिजल्ट आया, मैंने नहीं देखा था, भाई ने देखा था, और ये बोल दिया कि हो गया मेरा करके। तो फिर मैंने देखा, क्लियर किया, लेकिन तब तक बॉस थे, डॉक्टर थे, वो ये बोले कि इस तरह के तुक्के में नहीं होता है, हम दिल्ली में फालतू में थोड़ी ना बैठे हैं। 2-3 साल से वो कर रहे थे तैयारी, तो इस तरह की भाषा थी। हालांकि थोड़ा बुरा लगा कि हमने कोई दावा नहीं किया है, लेकिन कि हम इसको तो करेंगे, वो इरादा और मजबूत हो गया उनके बोलने से। म्यूनसिपैलिटी में भी काम किया आपने? हाँ, पीएससी का हमारा रिजल्ट डिले हुआ, तो म्यूनसिपैलिटी का वो भी पीएससी से होता था एग्ज़ाम, सीईओ होते हैं राजस्थान में, तो उसका एग्ज़ाम दिया था मैंने, और मेरा क्लियर हुआ, तो मैंने टीचर की नौकरी छोड़ के उधर ज्वाइन कर ली। कब लगा कि यार अब बहुत हो गया, दिल्ली तो जाना ही पड़ेगा एक बार, यहाँ रह के तो तैयारी नहीं हो पाएगी? नहीं लगा उस दौरान, जब मैं तहसीलदार में आया, ट्रेनिंग के दौरान साथियों को भी देखा पढ़ते हुए। हमारे साथी दिल्ली में तैयारी कर रहे थे, तो एक बार जा आते हैं, दिल्ली देख आते हैं। दिल्ली गए भी, धर्मेंद्र सर के फिलोसॉफी में जाके बैठ गए, कोई लेना देना नहीं, हम तो साइंस के सब्जेक्ट थे, लेकिन वहाँ बढ़िया लगा कि अच्छा सब्जेक्ट है, उसको भी पढ़ लिए। पब एड हमारे दोस्त पढ़ रहे थे, उसको भी पढ़ लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अल्टीमेटली हमको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, तो इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, और जीएस में बहुत सहयोग करता है। और दिल्ली में जब रहे, तो वो जिन हालातों में रहते थे, नेहरू नगर, इंदिरा नगर, उस एरिया में, तो हमको मुखर्जी नगर, वो एरिया अच्छा नहीं लगा। उसमें भी खाना अच्छा नहीं लगा, जब वो लोग टिफ़िन का खाना खाते थे, और वही एक कमरे में वही नोट्स पढ़ना है, तो वो तो मैं अपने नौकरी में वहाँ खुली हवा में पढ़ सकता हूँ अच्छे से, अच्छी सांस लेते हुए। तो मैं वापस आ गया था, फिर मन किया, फिर गया। उसके बाद मेरा ये हो गया कि मैं दिल्ली से नोट्स उठा के ले आता था, महीने 15 दिन में, महीने में चला जाता था ट्रेन से, अच्छी थी, सुविधा थी, तो किताबें उठा लाता था। एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि 200 में केवल 60 नंबर मिले थे, कहाँ गलती हो गई तैयारी करने के बाद भी? देखिए, जब हमारा तहसीलदार में हम आ गए नौकरी में, तो यूपीएससी वापस से हमने दिया, और तैयारी के साथ दिया, बढ़िया हुआ, मेंस भी क्लियर हो गया, इंटरव्यू कॉल हुआ। लेकिन इंटरव्यू में हम वही झिझक, घबराहट के साथ, पूरी तैयारी के साथ गए, लेकिन एक घबराहट रहती है, जो बाद में समझ में आया। हमने सवाल के जवाब भी दिए, झिझके होंगे, लेकिन जब नंबर आए, तब सिलेक्शन नहीं हुआ, तो नंबर दिखे, नंबर आए हमारे 60, तो बड़ा बुरा लगा। फिर वरिष्ठ लोगों ने भी बात किया कि भाई इंटरव्यू नॉलेज का नहीं होता है, तुमने बता दिया तो भी दुखी मत हो, वहाँ कॉन्फिडेंस का इंटरव्यू होता है, आपका बॉडी लैंग्वेज का है, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं उसको, तो उस हिसाब से लो उसको। तो तब समझ में आया हमको कि नहीं, केवल ज्ञान ही काफ़ी नहीं है, आपकी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपका एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक एटीट्यूड होना चाहिए। तो वो हमारा अगली परीक्षा हमने दी 12 की, उस समय पूरा था कि खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो नौकरी में वैसे ही हैं, लेकिन बिंदास देख के आएंगे। हमने दिया भी सही, और आज यहाँ है। किसी को विश्वास था या नहीं था कि राजेंद्र कटारा कलेक्टर बनेंगे, लेकिन दादाजी को हमेशा विश्वास था कि नायब तहसीलदार नहीं, आप कलेक्टर बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। वो वाकया याद करिए एक बार, क्या बोला था उन्होंने? बिल्कुल, मेरे दादाजी मेरे गांव के जो लड़के थे, मेरे इवन क्लासमेट थे, उनके भी उन्होंने नाम रखे थे। जैसे नाम धनराज था, मेरा क्लासमेट था, उसका नाम उन्होंने पटवारी रखा था। भाई का नाम मंत्री रखा था, है ना, उनका पेट नेम इसी नाम से बुलाते थे, उस तरह से। तो मेरे में बहुत विश्वास था, सभी को था, दादा को ही नहीं, परिवार को भी था, मम्मी को भी बहुत विश्वास था कि नहीं कुछ करेगा, बहुत अच्छा करेगा। नाना जी भी मानते थे। और जब मैं तहसीलदार था, तो दादाजी उसमें खुश नहीं हुए, बाकी लोग खुश थे कि मैं आप तहसीलदार की नौकरी में आ गया हूँ। दादाजी बोले, बेटा तू कलेक्टर बनेगा, इसमें क्या रखा है, और पढ़ाई कर। तो उनको था पूरा विश्वास।
हालांकि वो कभी कलेक्टर से नहीं मिले होंगे मेरे दादा। 7वीं कक्षा का एक वाकया जरूर मैं याद कराना चाहूंगा आपको। जब आप स्कूल में थे, एसडीएम साहब आए थे और उन्होंने पूछा भी था कि यार बताओ कि सबसे कठिन एग्जाम कौन सा होता है। क्या वो शब्द उस समय दिमाग में गूंजे थे और वो शब्द कहीं ना कहीं दिमाग और जहन में हमेशा बने रहे कि नहीं, अगर उन्होंने बोला है तो ये मुझे करना है? देखो, अब 7वीं कक्षा बहुत छोटे रहते हैं हम उस बात को समझने के लिए, लेकिन जब एक अधिकारी बोलता है और हमारे बच्चे तो खैर नहीं बता पाए, हमारे टीचर भी नहीं बता पाए, और जब उन्होंने एक्सप्लेन किया आईएएस सबसे मुश्किल परीक्षा होता है, तो वो एक कहीं बीज के रूप में था। उस चीज़ को मैं भूल भी गया हूँगा। तो मैं उसको जब पीजी करने गया, जो प्रीवियस में जब पढ़ते पढ़ते मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं इसमें कुछ नहीं रखा है, तब मुझे समझ आया कि नहीं सबसे मुश्किल परीक्षा है तो उसको अपन करेंगे ना, है ना, मुश्किल काम है तो अपन करेंगे उसको। 2012 में प्री, मेंस और इंटरव्यू सब कुछ ऑल क्लियर। याद आता है वो साल? क्या एक्सप्रेशन था दादाजी का उस समय? दादाजी उस साल नहीं रहे मेरे, जब हाँ मेरा रिजल्ट आया उसी साल उनका डेथ हो गया था। उससे मेंस दिया था, उसके बाद हुआ डेथ हो गया था। लेकिन परिवार का सबका एक्सप्रेशन ये था कि हमको विश्वास था कि तुम कर लोगे। भाई को था, पिताजी को था, सबको था, दोस्तों को भी था। दादी के बारे में भी मैंने सुना है सर कि शेर से सामना हुआ था उनका, क्या था हुआ? हाँ, मेरी बुआ हैं, बड़ी बुआ हैं, वो थी घर में, और जो कहानी वो बताते हैं कि अस्थाई घर था, बाड़ी थी, और जो शेर आया बोलते हैं, शेर आया तो बकरी था, उसको पकड़ लिया था। तो दादी ने दूसरी तरफ बकरी को पकड़ रखा था, और बुआ आग का वो जो जलता हुआ लकड़ी था वो लेके गई, दादी को दी थी, ये बताते हैं। और शेर को भगाया था उन्होंने। मतलब बकरी तो मर गई लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं था उसको। तो निडर थी। दादाजी भी उस समय कहीं जाते थे तो दादी अकेली रहती थी, ऐसा कहना है। और जंगल में पहली बार बसे थे वहाँ पे, वो दादा ने बसाया था उस एरिए को, तो स्टोरी मान भी सकते हैं। और दादा जिससे एक वाकया है, मैं जब अपने को साइंटिफिक अप्रोच आ जाती है, सोच आ जाती, तब बोलते हैं कि तंत्र मंत्र ये नहीं होता, भूत नहीं होता। तो मैं दादाजी से पूछा, सबसे ज़्यादा उनको मानता था, दादाजी आपने कभी भूत देखा क्या? और मुझे विश्वास था कि वो झूठ नहीं बोलेंगे, और उन्होंने नहीं बोला झूठ। उन्होंने ये बोला कि एक बार मुझे सीन समझाया उन्होंने कि इस तरह से हम शहद निकालने गए थे पेड़ के ऊपर, मामा और हम दोनों, और गलतफहमी हुई। तो तब लगा कि कोई था वहाँ पे जिसने पकड़ा, और हमने बर्तन को नहीं पकड़ा और नीचे गिर गया, तो दोनों लड़ के आए। तो जब उन्होंने सीन समझाया तो मुझे वो पेड़ उन्होंने बताया, जो पेड़ मैंने देखा, तो मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं डाली में वो अटका होगा, और ये सब सुनने में गलती हुआ होगा, और वास्तव में भूत नहीं होते। तो मैं आज भी नहीं मानता हूँ भूत नहीं होते, यही मानता हूँ। छत्तीसगढ़ काडर सर बहुत चैलेंजिंग काडर, चूंकि हिंदी भाषा में भाषी राज्य में रहे हैं आप, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में काडर मिला, और जगदलपुर में प्रोबेशन पीरियड शुरुआत हुई सर। उस समय छत्तीसगढ़ में अपने शबाब में था नक्सलिज्म। उस समय घर वालों का क्या फीडबैक था जब ये पता चला कि यार छत्तीसगढ़ जाना है, हो सकता है बस्तर जाना पड़ जाए? घर वालों को तो उस तरह का कोई नहीं था डर वाला, उनको तो आइडिया नहीं था छत्तीसगढ़ किस तरह का है। पिताजी को जरूर रहा होगा, लेकिन एकेडमी में जब मुझे जिला मिला बस्तर, तो सभी लोग मुझे सांत्वना दे रहे थे कि भाई बस्तर में जा रहे हो, बच के रहना। जिले का नाम बस्तर था, नक्सल एरिया में जा रहे हो। तो ऐसा माहौल बना रखे थे कि मतलब जैसे मैं आऊँगा और कोई नक्सली मेरे को घेर लेगा, उस टाइप का। इवन मैं यहाँ रायपुर आया भी, कलेक्टर थे अंकित सर, उन्होंने मेरे लिए गाड़ी भेजा था, गनमैन भी भेजा। रात में नहीं चलते ये बोला मुझे, तो मेरे को उतना डर नहीं था। लेकिन जो सीन को देख के कि अभी मत निकलो, सुबह निकलो, तो फिर थोड़ा लगने लगा कुछ तो है, जब ही बोल रहे हैं। सुबह हम 4 बजे करीब निकले थे, गए, बड़ा जंगल मुझे अच्छा लगा, जंगल से होते हुए हम पहुँचे वहाँ पे। और बस्तर में मेरा पोस्टिंग सीओ के रूप में दरभा भी रहा है। अंकित सर थोड़ा झिझक रहे थे, लेकिन
फिर अमित कटारिया सराय में वहाँ किया अपना प्रोबेशन का जो टाइम था। तहसीलदारी तो जगदलपुर में ही किया था, दरभाषियों के रूप में था मैं, और तोकापाल एसडीएम के रूप में। तो मैंने अंदरूनी क्षेत्र भी देखे, और हमारे जनपद के जो मेंबर थे उनका वहीं में था, तब नक्सलियों ने हत्या भी कर दिया। मेरे से मिल के गए थे और दूसरे दिन उनका अपहरण हो गया और हत्या हो गया। तो तुलसी डोंगरी एरिया में वो गांव था, और डर लगता था, लेकिन हाट बाज़ार भी हम गए हैं उस दौरान। एसपी साहब भी अजय यादव सर थे, बताते थे प्रिकॉशन रखना है, लेकिन पता नहीं क्यों क्षेत्र में हम निकल जाते थे। जब आईएएस बनते हैं सर, तो जैसे जिंदगी का पहला प्यार होता है जो इंसान कभी नहीं भूल पाता, वैसे ही पहला जिला होता है जब वो कलेक्टर बन के जाता है, बीजापुर। बहुत क्रूशियल जिला, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र की सीमाओं से घिरा हुआ, और सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में नक्सल इफेक्टेड जिला बीजापुर। वहाँ पर कलेक्ट्री करना, वो भी पहली बार कलेक्टर आप बीजापुर बन कर गए सर। बिल्कुल, मेरे को बीजापुर जिला दे रहे थे, जैसे मुझे जानकारी मिला कि एक ट्राइबल जिला में भेज रहे हैं आपको करके, और जब मैं ऑर्डर देखा तो बीजापुर था। और कहीं न कहीं जहन में पता नहीं, ऐसे चाहे अनचाहे आप बोल देते हैं। मैं अपनी पत्नी को भी बोला था कि अपन बीजापुर भी जा सकते हैं कल, तो मैं चला गया। वो बोली कुछ काली जुबान टाइप का, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैं बीजापुर गया फुल कॉन्फिडेंस के साथ। कमलोचन कश्यप सर थे, एसपी थे उस समय, और पहले से परिचित भी थे। तो जैसे ही मैं गया, उन्होंने बीजापुर के एक्सट्रीम पोस्ट हमारे थे, वहाँ तक मेरे को ले गए और मुझे समझाया क्षेत्र को, और मेरा दायरा बताया कि ये लिमिट है, यहाँ से आगे, यहाँ तक अपने से जा सकते हो, इससे आगे फोर्स के साथ जाना है तो वो यहाँ तक है, और इससे आगे अभी नहीं सोचना है। तो दायरा उन्होंने बताया, एरिया देखा, समझा उसको, और वहाँ लोगों से बात किए। और उस समय सिलगेर मूवमेंट के कारण बीजापुर में हर एक्सिस पे जो हमारे रोड्स बन रहे थे, वहाँ पे वहाँ के लोकल्स हैं, मूल निवासी बचाओ आंदोलन ये चल रहा था उस बैनर तरह, और गांव के लोग अपना राशन पानी बच्चे लेके आते थे, वहाँ बैठे रहते थे हफ्ते 15 दिन तक का राशन लेके। तो वो सीन देखते हैं, थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन लोगों से बात करना चाहिए। मैंने बात करने का रास्ता चुना। तो यंग लड़के थे, तो उनको मैं अपना ऑफिस भी बुलाता था, बात करता था, और एसपी साहब और हम भी बात करने चले जाते थे। खासकर आंजनेय जब एसपी बन के आए थे नए नए, तो हम दोनों बेचापाल में गए पहली बार। 2 घंटा उनके साथ बैठे, बात किए। वो बैठे थे, वहाँ पे पानी नहीं है बोले, तो हमने वहीं तुरंत हैंडपम्प कराया था कि अगले दिन आपके यहाँ हैंडपम्प हो जाएगा। रात में मशीन भेजी, हैंडपम्प हो गया। वो लोग पानी पिए, दोबारा मिले, फिर अच्छे से बात हुई। तो ये निकल के आया कि उनको मजबूरी में वहाँ भेजा गया है। अंदर वाले लोग अगर ऐसे ही वापस जाएंगे तो वो मारेंगे। तो उनका ये था कि हमारी मजबूरी है, आप हमको लाठीचार्ज कर दो, पीट दो, मार पीट दो, तो हम चले जाएंगे, बता देंगे। तो वैसा सीन था। उसको देख के बड़ा ये लगा कि किस माहौल में ये लोग जी रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, बड़ी बात है। उनके लिए अपन क्या कर सकते हैं। तो जनप्रतिनिधि थे, वहाँ के समाज के लोग के थे, उनके साथ भी बात किए। और कुछ लोग अंदरूनी क्षेत्र में उनसे जब बात किए कि भाई फंड का कोई इशू नहीं है, और जो मुख्य शहर में, रोड में आसपास जो देख रहे हो, वो काम आपके यहाँ होना चाहिए था। या जगदलपुर कभी निकलो, कभी कांकेर रायपुर गए होंगे तो देखा होगा, वैसा गाँवों में आपके यहाँ हो सकता है। लाइट पहुँच सकती है, सड़क पहुँच सकती है, बिजली अपना शिक्षा पहुँच सकती है, स्वास्थ्य केंद्र। तो लोगों को काफ़ी कन्वेंस किया, और उन्होंने भी कन्वेंस किया। जितना दबाव था उसके परे, क्योंकि उन्हीं के लड़के थे, उन्हीं के गांव के नक्सल में भी जुड़े हुए थे। तो बात करने के बाद ये निकल के आया कि स्कूल, आंगनवाड़ी, रोड, इस तरह के जो काम है, स्वास्थ्य केंद्र है, राशन दुकान है, इनको करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो काम, बल्कि एक समय आया कि
वो काम चाहिए, मांग आने लगा हर जगह से। एक गांव में हुआ तो दूसरे गांव, तीसरे गांव। पंद्रह निशोत्र में हमने काफ़ी स्कूल खोले उस समय। छत्तीसगढ़ में सर पिछले कुछ सालों में यूपीएससी सिलेक्शंस बहुत बढ़े हैं, अब काफ़ी लोग जा रहे हैं। पीएससी भी जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी मैं आपसे जानना चाहूँगा किन बातों का ध्यान स्टूडेंट्स को रखना चाहिए जब वो यूपीएससी की खास तौर से प्रिपरेशन कर रहे हैं। कि जो तैयारी करते हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि फोकस आपका क्या है, आपका लक्ष्य है, उसको आप निर्धारित कर ले। एक बार निर्धारित कर लिए हैं तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जो करना है वो तो सब लोग सलाह भी देंगे, आप कर ही रहेंगे, लेकिन क्या नहीं करना है उसको भी ध्यान रखना है। लक्ष्य से भटकाने वाली चीज़ें हैं, उनसे आप दूर रहेंगे तो मैं समझता हूं कि आप आसानी से उसको अचीव कर पाएंगे। बाकी अपनी मेहनत पे और अपने पे कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, लूज़ नहीं करना। थोड़ा सा मैडम के बारे में बताएंगे सर, कहाँ मुलाकात हुई, लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, कैसे मुलाकात हुई? क्योंकि 2013 में बैच मिल गया था, 2012 का सिलेक्शन था सर, 2017 में शादी हुई 4 साल बाद, तो 4 साल तक तलाश चलती रही, क्या हुआ सर? तलाश नहीं कह सकते और कह भी सकते हैं, लेकिन बात ये चल रही थी कि अब शादी करना है और रहता है कि अपने परिवार में, समाज में उस तरह से अपने क्षेत्र में हो तो ज़्यादा बेटर है। तो हमारे मित्र के माध्यम से जानकारी आया, फिर अप्रोच किए। ये लोग उस समय गोवा में रहते थे, फिर मिले, उदयपुर मिले और कंप्यूटर बैकग्राउंड की है मैडम? हाँ, BCA MCA कर रखा है उन्होंने। और हमको भी ये था कि नहीं, ज़िंदगी में बहुत सारे हमारे साथी लोग थे, उन्होंने भी इतना ज्ञान दिया ही था और हमने भी अनुभव किया था कि नौकरी सब कुछ नहीं है, घर परिवार को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं नौकरी पे जा रहा हूँ तो घर पे पीछे घर को, परिवार को, बच्चों को संभालने वाला, दूसरों के भरोसे बच्चे बड़े करता, वो ठीक नहीं है। ये था तो उस हिसाब से और इनका कंप्यूटर में था तो कभी कुछ करना भी होगा तो अपने से कर लेंगे, तो वैसे मैच भी हो गया। अरेंज मैरिज है, एक तरह से मेरा अरेंज है और 2 बेटियां हैं मेरी, अब खुश हैं हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना खटारा साहब को बहुत साफ तौर पर कहना है। देखिए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कह रहे हैं कि क्या आपको करना है ये तो ठीक है, क्या नहीं करना है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो आप ध्यान रखिए कि क्या करना है आपको, और सबसे ज्यादा ये ध्यान रखिए कि क्या नहीं पढ़ना है या क्या नहीं आपको तैयारी करते समय करना है। लेकिन हाँ, एक बार जब आप लक्ष्य निर्धारित कर लें तो उस लक्ष्य में बिल्कुल आग बंद करके आपको उस लक्ष्य को फॉलो करना है और उसको अचीव करना है। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत